8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। आज हम इसका 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 12 गुणनखंडन, ये M807 का चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पहले ये रहा इसका पाठ, और यहाँ कुछ सर्वसमीकाएँ दी गई हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। ये 4 सर्वसमीकाएँ दी गई हैं। a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, और a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर, और a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का मान होता है a धन b इंटू a माइनस b, और x धन a इंटू x धन b का मान होता है x स्क्वायर धन a धन b का होल x प्लस ए बी। इनको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है इसी का दूसरा पन्ना है, ये भी अच्छे से देख लेते हैं। और ये पेज नंबर 80 पर है, ठीक है। अब यहाँ से पेज नंबर 81 पर आते हैं, और हमारा यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब आइए यहाँ से असली काम शुरू होता है आपका, कि पहला प्रश्न कह रहे हैं कि a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर के बराबर क्या होगा। अभी पीछे आपने सर्वसमीका में देखा है कि ये किसका सूत्र है, a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ठीक है। तो a धन b का होल स्क्वायर बराबर, ये कहाँ पर लिखा है, a पर लिखा है, तो a पर गोला लगा लीजिए। निम्न में से कौन सा एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका क्या है ये देख लीजिए, इसमें पहले चेक करिए। ये तो नहीं दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही है। ये जो पीछे सर्वसमीका में देखेंगे, ये वही सर्वसमीका है जो पीछे दी है। a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर होता है a ऋण b और a धन b, तो ये यहाँ सी पर दिया हुआ है, गोला लगा लीजिए। तीसरा कह रहे हैं कि x धन 8x धन 8 में से 8 को भाग देने का सरल रूप क्या होगा। तो जी 8 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो 8 8 कट जाएंगे, x और धन 1 बचेगा। ये कहाँ पर है जी, ये a पर है, a पर गोला लगा लीजिए। चौथा कह रहे हैं कि x स्क्वायर धन 8x धन 16 के बराबर होगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे जैसे सर्वसमीका के आधार पर, तो ये x धन 4 का वर्ग बन के निकल के आ जाता है। तो ये x धन 4 का वर्ग होता है, किस में दिया हुआ है, ये b में, तो b में आप इसको गोला लगा लीजिए। अब आ जाइए इसी का पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल x स्क्वायर धन 8x धन 15 वर्ग इकाई है। यदि इसकी चौड़ाई x धन 5 इकाई है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका भाग दे देंगे तो लंबाई निकल आएगी, और या इसको हल करेंगे तो x धन 5 बना है, तो एक और दूसरा इसका गुणनफल x धन 3 निकल के आता है, तो वो कट जाएगा x धन, है ना, बाकी, और बचेगा ये x धन 5 इससे कट जाएगा तो ये बचेगा। तो ये कहाँ पर है, x धन 3 डी में है, तो ये डी में गोला लगा लीजिए। अब इसको हल करके देखना है किनको, यहाँ से, कि दिए हुए पदों में सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 2y 24y, तो देखो 2y में क्या गया है, एक 2 है और एक y है। 24 में को गुणनखंड करिए, तो अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, ध्यान रखना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, और x और y। अब सार्व क्या होता है, जो दोनों में होता है। तो एक तो 2 है, तो ये गोला लगा के समझाने की कोशिश की है कि 2 इधर निकल रहा है, एक y भी दोनों से मिल रहा है, यानी 2 और y दोनों में है, तो यही इनका सार्व गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए 21 AB में, तो 21 को तोड़ेंगे तो 3 और 7 और a और b में टूटता है, यानी उसके जो खंड निकलते हैं। 49 को करेंगे तो 7 और 7 और a और b के 2 ठो हैं, यानी b का स्क्वायर मैंने 2 ठो b है। अब दोनों में क्या मैच कर रहा है, इधर तो 7 मैच कर रहा है, इधर a मैच कर रहा है, और इधर b मैच कर रहा है। तो जो दोनों में है वही उसी को सार्व बोलते हैं। तो सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड से 7a और b लिख लिया, यानी 7ab बन गया। प्रश्न 7वां कह रहे हैं कि निम्नलिखित का विभाजन करिए। 12x में से 48 कम करने पर भाग देना है 6 का। तो इन दोनों से 12 बाहर निकाल लिया, तो इससे बनेगा 12 क्यों, 6 से भाग देना, तो 6 ही निकालते हैं। तो 6 निकाल लिया, तो 6 दूनी 12, यानी 2 बचा, और 6 अट्ठे 48, यहाँ से निकल गया 6, तो ये 8 बचा। 6 6 कट गए, यानी इससे 6 कट गया, तो ये 2x ऋण 8 बचा। बात समझ में आ रही। यहाँ पर देखिए 9y स्क्वायर का विभाजन करना है ऋण 36, y की घात 3, मतलब
इसका विभाजन करना है इससे, ठीक है ना। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसको नीचे। तो y की घात 2, तो एक 2 निकल जाएंगे तो एक y बचेगा, और 9 चौके 36, 4। तो यहाँ से बनेगा ऋणात्मक संख्या ऋण 4 और एक y बच गया, तो ऋण 4y बन गया। सातवां देखिए, सातवां कह रहे हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कर देते हैं। तो पी स्क्वायर और यहाँ पर पी स्क्वायर ऋण धन 6p ऋण 16 को हल करना है। तो 6p को 16 से, देखिए ये जो बीच का संख्या होती है इसको ऐसे दो टुकड़े किए जाते हैं कि उनका जो गुणा करें तो इधर वाली संख्या हो, और उनको जो योग करें तो ये बनना चाहिए बीच वाली। तो देखो 6 को हम किस 8 और 2 में तोड़ते हैं, तो 8 और 2 में तोड़ें, यानी धन 8 और ऋण 2 करेंगे तो 6 अभी भी बन जाएगा, और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 बनेगा, चूँकि 16 ऋणात्मक है तो ऋण का संख्या भी आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको तोड़ना है। तो हम लिख लेते हैं 6p को लिख लेते हैं 8 ऋण 2 p में बदल दिया, और ऋण 16 वह है। अब क्या कर रहे हैं, इस p का गुणा कर दीजिए, p स्क्वायर, तो ये 8p धन के और ऋण के 2p, इन दोनों से अब p निकाल लिया तो इधर से p से 8 बचा, p धन 8, और इधर से ऋण 2 बाहर निकाल लिया तो p धन 8 इधर बचा। अब इन दोनों से p धन 8 बाहर निकाल लिया, इधर से ये p बचा, इधर से ये ऋण 2 बचा। ये इसका गुणनखंड निकला है। ऐसे ही इसमें करना है। 5y स्क्वायर ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz। अब एक काम करिए कि एक जैसी संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए तो आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y स्क्वायर और ऋण 20y, ये तो एक जैसी दिख रही, ये धनात्मक वाली पहले ले लेते हैं और ये ऋणात्मक वाली बाद में कर लेते हैं, तो एक सिमिट्री बन जाती है। अब इन दोनों से 5y बाहर निकाल लिया तो एक y बचेगा इससे, तो 5 चौके 20, इधर से 4 बच जाएगा। इन दोनों से क्या निकल सकता है, 2 तो दोनों में दिख रहा है तो 2 निकाल लीजिए, z दोनों में दिख रहा है z निकाल लीजिए। तो इधर से क्या बचा, सिर्फ y, और 2 चौके 8, तो इधर से 4 बचा ऋणात्मक वाला। अब ध्यान से देखिए, y ऋण 4 y ऋण 4, तो इसको भी इधर अलग कर लीजिए, तो इधर से बचेगा 5y, इधर से बचेगा 2z। तो ये इस तरह दोनों इनका गुणनखंड निकल आया। 9वां लेते हैं। 9वां क्या कह रहे हैं कि व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले इनका गुणनखंड करना है, फिर इसमें इसका भाग देना है। यही हाल इधर भी करना है। तो चलिए पहले इधर करते हैं पहले को। एम स्क्वायर ऋण 14 एम ऋण 32 में भाग देना है m धन 2 का। तो 14 को कैसे तोड़ेंगे कि उसका योग जो है 14 ऋण 14 रहे, और गुणन जो उनको दोनों का गुणा करने पर उसका मान 32 आए ऋण का। तो ये टूट जाएगा धन 2 और ऋण 16 में, ठीक है, तब भी 14 कहलाएगा, और 16 दूनी 32 हो जाता है, तो हमारा ये मान फिट हो जाता है। तो एम स्क्वायर धन इसका गुणा कर दीजिए तो 2m, इसका गुणा कर दीजिए तो 16m, और ये ऋण 32। अभी भी इसको नहीं चेंज करना है। इसको हल करेंगे तो इधर से m बाहर निकाल लिए तो m धन 2, इधर से भी 16 ऋण का निकाल लीजिए तो m धनात्मक में आ जाएगा ये। अब m धन 2 दोनों से बाहर निकाल लीजिए तो इधर से बचेगा m ऋण 16 और m धन 32, तो ये कट गया, तो इधर से मान आ गया m ऋण 16 भाग देने के बाद। ऐसे ही इधर कर दीजिए। 5pq में p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर क्या है, ये तो वो सरसंख्या का सूत्र लगा दीजिए, p धन q इंटू p ऋण q, और ये तो सेम वैसे ही है। अब यहाँ से देख लीजिए कि p धन q तो यहीं से चाहे उड़ा दीजिए, एक p से एक p उड़ा दीजिए, तो ये बचेगा क्या, 5 में से q इधर बचा और p ऋण q इधर बचा, इधर बचा केवल 2। बात समझ में आ रही है। अब भाग 2 का मतलब ये तो किसी में जाएगा नहीं, तो 2 बटे में लगा दीजिए अचर राशि, तो अचर राशि के साथ बाकी सब चर वाले इधर इकट्ठा कर दीजिए, तो यही इसका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर 10वां देख लेते हैं कि x ऋण, यदि x में से 1/x कम कर दीजिए तो बराबर 4, यानी x ऋण 1/x बराबर 4, तो उपयुक्त सरसंख्या का प्रयोग करते ही x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए x ऋण 1/x बराबर 4, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। शुरुआत तो यहीं से करनी है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका वर्ग कर दीजिए तो सरसंख्या लगा दीजिए इसको, a स्क्वायर धन ये b स्क्वायर ऋण 2ab, यानी 2a की जगह x और b की जगह ये,
इससे कट गया तो ये केवल 2 बचेगा। अभी भी ये 4 का वर्ग 16 है, ठीक है ना। अब इधर देखिए क्या बचे, एक्स स्क्वायर धन 1/x²। इधर से ये पूरा कट गया तो केवल बचा 2, और इस 2 को इस पार ले जाएंगे तो ये धनात्मक में चला जाएगा। 16 में 2 जुड़ गए, इसमें ये 2 इधर आके जुड़ गया। तो हमको तो यही चाहिए था ना, x² धन 1/x²। तो इसको बचा लीजिए तो इसका मान आ गया 18। 11 में ये कह रहे हैं कि एक कापी की कीमत A/5 है। हेमा ने A/5 कापियाँ खरीदी। ए के पदों में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 3 है तो उसके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। चलो जी, कापी की कीमत बराबर गुणे कापियों की संख्या हम कर लेते हैं। कापी की कीमत और कापियों की संख्या, ये भी A/5 था, ये भी A/5 है। इसको हल कर लेते हैं तो A का A में गुणा करने पर A², A का 5 में गुणा करने पर 5A, इस 5 का इसमें गुणा करने पर 5A, इसका इसमें गुणा करने पर 25, और ये दोनों मिलकर 10A बन गए। तो ये तो हमारा निकल आया क्या, गुणनखंड। अब वो कह रहे हैं कि A बराबर 3, ठीक है, तो A बराबर 3 रख दो जहाँ जहाँ A है। तो A की जगह 3 रखा तो 3 का वर्ग 10 में गुणे 3 और कर लीजिए, और 25। तो 3 त्रिकाई 9, 10 तिहाई 30 और 25 तो है ही, सबको जोड़ दीजिए तो 64 रुपये यानी इसको देने पड़ेंगे, ठीक है, यानी दिया उसने। तो अब 12वां कह रहे हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल x² धन 7x धन 12 वर्ग इकाई है, और एक वर्ग जिसकी एक भुजा की माप x धन 4 इकाई है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों यानी कि आयत और या वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना करिए। ठीक है जी, देखते हैं क्या निकल रहा है। तो ये तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, और यहाँ पर पहले x बराबर 10 रख के देखती है क्या आता है। तो ये तो आ गया 182 वर्ग इकाई, क्योंकि x की जगह 10 रखेंगे तो ये 10 का वर्ग, और 7 गुणे 10 और 12, तो ये 100 बन गया, ये बन गया 70, ये 12 सबको जोड़ दिया तो 182 वर्ग इकाई निकल आई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बना दीजिए इसका। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, है ना। और भुजा का वर्ग कितना होता है? भुजा अभी कितनी है? x धन 4 है, तो x धन 4 का वर्ग। तो x धन 4 के वर्ग को खोल दीजिए तो इसका हो जाएगा A² धन 2AB। तो 2 A की जगह यहाँ लिख लीजिए, B इधर एक ही बात है, और B का स्क्वायर। तो ये मान निकला है x² और 4 दूनी 8x और 16। अब इसमें x बराबर 10 रखेंगे तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 16। तो इससे निकल के आ रहा है 196 वर्ग इकाई। अब 106, अब तुलना कर लीजिए कि कौन सा क्षेत्रफल बड़ा छोटा है। तो 196 182 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। अगर उल्टा लिखना है तो उल्टा लिखिए कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। जिस भाषा में लिखना हो उस भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तुलना करने के लिए बोला है तो हो गई तुलना। 13वां कह रहे हैं कि 45 इंटू x⁴ ऋण 7x⁴ धन 12x² को 5x इंटू x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो पहले इसको ऊपर रख लीजिए और इसको नीचे रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ से x² बाहर निकाल लीजिए सबसे, ठीक है। तो ये 45 x² तो ये निकल गया, तो इधर से x² बचा, 2x निकल गया तो 1 बचा, इसमें से दोनों निकल गए तो केवल अंक वाला बचा। अब x से x हटा दीजिए, 5 से 9 में 45 काटेंगे तो 9 बार गया, तो यहाँ से बचा 9 और x, ठीक है। इधर से भी ये पूरी संख्या बची और इधर से ये पूरा व्यंजक बचा, है ना, ये पूरा व्यंजक और इधर ये व्यंजक बचा। अब क्या करना है, इसको भी हल कर लो। तो 9x बाहर रखिए, इसको हल करने का क्या तरीका है, 7x को इस तरह तोड़िए कि वो जोड़ तो 7 आए लेकिन गुणा 12 रहे।
तो वो 4 और 3 में तोड़ लिया, यानी कि 7x को हमें ऋण 4x और ऋण 3x में तोड़ते हैं तो जोड़ तो अभी भी ऋण 7x है, और इसका गुणा करेंगे, ऋण दोनों ऋणात्मक का तो धन 12 बनता है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब इन दोनों x को बाहर रखिए, इससे x निकाल के ले लीजिए बाहर, तो इससे बचेगा x, इधर से बचेगा ऋण 4। इन दोनों से ऋणात्मक पद निकाल लीजिए, ऋण 3 निकाल लिया तो यहाँ से ये धनात्मक हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक बन जाएगा। और x/3 को अभी बात डिस्टर्ब करिए। अब इसको यहाँ पर आ जाइए तो देखिए क्या हो रहा है। 9x अभी भी है, दोनों से x ऋण 4 बाहर कर लीजिए तो इधर से x बचेगा, इधर से ऋण 3 को अंदर, ये दोनों एक जैसे हो गए तो कट गए तो ये x 9x और x ऋण 4 इतना ही बचा है भाग देने के बाद। ठीक है, तो ये आ गया 13वां। अब आ जाइए 14वां क्या कह रहे हैं कि व्यंजक 5p² ऋण 25p धन 20 को क्रमशः भाजकों p/1 p/1 p/4 p/4 द्वारा विभाजित कर यह बताइए कि किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित है। तो ये दो दिया हुआ है, और तो इसका जो वर्णन सॉरी इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे तो इतना आ गया। अब पहले वाले को अगर p/1 से इससे भाग देते हैं तो ये p/1 तो ऊपर है ही नहीं, तो इसका मतलब विभाजित ही नहीं हो रहा है। फिर इसी को है ना, ये जो है पहले इसको हल करके दिखा देते हैं, बाद में फिर इधर आइए। पहले इसका जो गुणनखंड निकाला था ये आया कैसे, जो कि हम सीधे सीधे यहाँ पर गुणनखंड से बाद में बात करेंगे। तो ये पहले इसमें से 5 बाहर निकाल लिए तो इससे p² बचा, इधर से 5p बचा और इधर से धन 4, क्योंकि सबसे 5 निकल गया। अब 5p को ऐसा तोड़ा कि इनका जोड़ 5 बने, 5p और गुणन 4 बने, तो ये ऋण 4p और एक p में बचा, सिंगल p में टूट गया, ऋण p में। ठीक है, ये तो 5 बाहर रखी, इससे p बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इधर से बचा p ऋण 4, ये p बाहर निकाल लिया, यहाँ p बाहर नहीं दिखा तो यहाँ लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, और इधर से ऋण 1 बाहर निकाल लिया तो ये p ऋण वाला धनात्मक हो गया, और धन वाला जो है ये पद ऋणात्मक हो गया। अब p ऋण 4 इधर से निकालेंगे तो इधर से ये p बच गया, और इधर से ये ऋण 1 बच गया, तो ये इधर का गुणनखंड निकाल के अब भाजकों द्वारा विभाजन करके देख लेते हैं। यानी p/1 ये जो अभी गुणनखंड निकाले हो वो ये रखा है। पहला p/1 से भाग दे रहे हैं तो भाग तो जा ही नहीं रहा है। p ऋण 1 से भाग देते हैं तो ये तो कट गया, जो विभाजित हो गया, तो लिख लेते हैं विभाजित है। p/4 से देखते हैं तो धनात्मक पद तो है ही नहीं, तो ये नहीं विभाजित हो रहा। p ऋण 4 से भाग देते हैं इस वाले से तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये बचेगा, विभाजित है। तो ये पूछ रहे हैं कि किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित है, तो दूसरा और ये चौथा विभाजित है, बाकी विभाजित नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब जगह नहीं है तो इसमें टिक लगा के आप काम चला लीजिए। 15वां ये है कि किसी आलेख कागज की शीट में से निम्न टाइलों को काट लीजिए, इन टाइलों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए, इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग बनाइए। ठीक है जी, इसमें नीला रंग आपके पास क्रेयंस होंगे, ऐसा काट के इसको नीला रंग बना लीजिए, इसको लाल रंग से रंग लीजिए, इनको 4 पट्टियों को इनको हरे रंग से रंग लीजिए, और फिर क्या करना है, इनको काट लेना है या इसी नाप के बना लीजिए। तो इस प्रकार बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, साथ ही इस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो एक काम करो, ये जैसा जैसा ये था तो इसको यहाँ पर रख दिया, ये 4 लाल रंग के थे तो ये किनारे किनारे रख दिया, और ये जो हरे हरे 1-1 सेंटीमीटर के थे तो किनारे चिपका दिया। तो आप देख लो, इस भुजा की वर्ग की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो जी, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चाहे कहीं से भी गिनिए तो 5-5 ही भुजाएं आ रही हैं, यानी 5 सेंटीमीटर आ रही हैं। तो इस प्रकार बने वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी 5 का वर्ग।
25 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहे ऐसे गिन लो, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, इस तरह इसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो ये आप करके यहाँ पर कॉपी में चिपका लीजिए, तो ये आपका हल हो गया। तो इस तरह ये अध्याय 12 समाप्त होता है।